आज का टॉपिक है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम में बैंकिंग के संबंध में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। हमारे देश में बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में बैंकिंग विधान की आवश्यकता जिन कारणों से पड़ी उनमें सबसे पहला है कि हमारे देश में लगातार बैंक असफल हो रहे थे, जिसके कारण जनता का विश्वास इन बैंकों से उठ रहा था। इसलिए ये महसूस किया गया कि एक बैंकिंग अधिनियम होना चाहिए जो बैंकों को रेगुलराइज करे और उन्हें असफल होने से बचाए। दूसरा, बैंकों के संतुलित विकास को करने के लिए भारत में बैंकों का संतुलित विकास नहीं हुआ। कुछ क्षेत्रों में बैंक अधिक थे, कुछ क्षेत्रों में बैंक की सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी समझा गया कि एक विधान होना चाहिए जिस विधान के अनुसार बैंकों का संतुलित रूप से देश में विकास हो। स्वदेशी बैंकर्स और संगठित बैंकिंग में कोऑर्डिनेशन का अभाव था, उसको बिठाने के लिए बैंकिंग विधान की आवश्यकता समझी गई। तथा देश में संगठित मुद्रा बाजार हो, इसके लिए भी बैंकिंग विधान होना ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता समझी गई। साथ ही मौद्रिक एवं साख नीतियों को सफल बनाने के लिए बैंकिंग विधान होना चाहिए, ये आवश्यकता समझी गई। तो इसलिए हमारे देश में बैंकिंग विधान को स्थापित किया गया या बनाया गया। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 में बना। इस अधिनियम के पारित होने से पहले भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में जो दोष थे उन्हें दूर करने के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम पारित किया गया। उन दोषों में देश में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव, बैंकों की पूंजी प्रबंध व्यवस्था व संचालन में कमियां, बैंकों के संचालन अपने हित में ज़्यादा अधिक कार्य करते थे, ये बात भी देखने में आई थी। बैंकों के खातों में उनकी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट प्रदर्शित नहीं किया जाता था। इन सब को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग नियमन अधिनियम पारित किया गया, जिससे बैंकिंग व्यवस्था का नियोजित विकास हो सके। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में 5 प्रमुख भाग जो हैं वो उसमें है। पहला, प्रारंभिक भाग। दूसरा, बैंकिंग कंपनी का व्यवसाय। तीसरा, नियंत्रण व प्रबंध विभाग। चौथा, बैंकिंग कंपनी के निषेध कार्य। अगला है कुछ बैंकिंग कंपनियों के उपक्रमों का अर्जन, बैंकिंग कंपनियों के व्यवसाय का निलंबन एवं समापन के बारे में व्यवस्था, समापन कार्यवाही को शीघ्रता से निपटाने के लिए व्यवस्था। इसके अलावा कुछ विविध प्रावधान किए गए हैं और साथ ही सहकारी बैंकों के ऊपर भी कुछ उपबंध लागू किए जाते हैं, उसके बारे में भी व्यवस्था की गई है। जुलाई 1969 से पहले यह अधिनियम भारत में कार्यरत सभी बैंकिंग कंपनियों पर समान रूप से लागू था, लेकिन 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसके बाद इन्हें सार्वजनिक निगमों के रूप में बदल दिया गया और इस प्रकार से भारतीय कंपनी अधिनियम लागू नहीं हुआ। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों पर बैंकिंग अधिनियम की केवल वे ही धाराएं लागू होती हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से 1970 में अधिनियम में सम्मिलित किया गया है। बैंकिंग नियमन अधिनियम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनके लिए अलग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में अब हम देखेंगे। इनके प्रावधानों में सबसे पहला है बैंक की परिभाषा। इस अधिनियम में बैंकिंग कंपनी इसी अधिनियम में बैंक को परिभाषित करते हुए बताया है कि बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करे, और बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने और विनियोग के लिए जनता से निक्षेप प्राप्त करना है, जो मांग करने पर चेक, ड्राफ्ट या अन्य किसी आदेश के द्वारा लौटाया जा सके। तो ये तो बैंक की परिभाषा दी गई है। दूसरा, इसमें बैंकिंग के कार्यों को वर्णित किया गया है।
इसमें उन कार्यों को वर्णित किया गया है जो एक बैंकिंग कंपनी या बैंक कर सकता है, बैंकिंग संस्था कर सकती है, जैसे मुद्रा उधार देना, ऋण देना, अधिविकर्ष, अग्रिम, हुंडी, विनिमय पत्रों को भुनाना, विनिमय पत्रों का क्रय विक्रय करना, साख पत्र जारी करना, बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षा के लिए जमा करना, अंशों और ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, प्रतिभूति देने का कार्य करना, अभिकर्ता के रूप में कार्य करना, ये सब एक बैंकिंग संस्था के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं जो इस अधिनियम के अंदर वर्णित हैं। इस अधिनियम में बैंकिंग संस्थाओं के निषिद्ध कार्यों का भी उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय ये नहीं कर सकते, माल का क्रय विक्रय नहीं कर सकते। बैंकिंग कंपनी अपने निष्पादन के कार्य अथवा प्रन्यास के कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कोई कार्य के लिए सहायक कंपनी की स्थापना नहीं कर सकती। बैंकिंग संस्था अपने कार्यालय के अलावा कोई अचल संपत्तियां रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना अपने पास नहीं रख सकते। तो ये कार्य और वर्जित कार्य इसके अंदर वर्णित किए गए हैं। इसके बाद अगले बिंदु में व्यवस्था है बैंकों के प्रबंध के बारे में। इस अधिनियम में वर्णित है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने प्रबंध संचालन के लिए प्रबंध अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त बैंकिंग कंपनी अपने प्रबंधकीय वर्ग में ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित नहीं कर सकती जो किसी अन्य व्यावसायिक कंपनी का संचालक हो या कोई दिवालिया घोषित हो चुका हो। इसके अंतर्गत यह वर्णित है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का संचालक हो। इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने अध्यक्ष, प्रबंध संचालक एवं पूर्णकालिक संचालक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पद से हटाने या पुनर्नियुक्ति के संबंध में रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करती है। अध्यक्ष की नियुक्ति प्रत्येक कंपनी के लिए आवश्यक है और उसका प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के लिए आवश्यक है और उसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है और संचालक मंडल चाहे तो उसे दोबारा भी अध्यक्ष बना सकता है। संचालक मंडल में संचालकों की संख्या 1 से 5 तक हो सकती है। बैंकिंग कंपनी में 51% संचालक ऐसे होने चाहिए जिन्हें अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान हो। ये प्रबंध व्यवस्था के बारे में है। अगला है प्रदत्त पूंजी और रक्षित कोष के बारे में व्यवस्था। बैंकिंग कंपनी में सुदृढ़ पूंजी आधार होना आवश्यक है क्योंकि सुदृढ़ पूंजी आधार ही संभावित हानि से जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्णित है कि बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी व रक्षित कोषों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसका निर्धारण करते समय कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अंतर्गत जो प्रमुख बातें वर्णित हैं प्रदत्त पूंजी और रक्षित कोषों के संबंध में वो इस प्रकार से है कि ऐसे बैंक जिनकी स्थापना 16 सितंबर 62 से पूर्व हुई हो तथा जिनका केवल एक ही कार्यालय है और वह कलकत्ता या मुंबई में नहीं है तो उनकी न्यूनतम पूंजी 50,000 रुपये होगी। 16 सितंबर 62 के बाद ऐसे बैंक 50,000 से कम पेडअप पूंजी से स्थापित नहीं किए जा सकेंगे। यदि किसी बैंक के कार्यालय एक से अधिक राज्यों में है तो उनके लिए 5 लाख रुपए की न्यूनतम पूंजी एवं रक्षित कोष होना चाहिए। यदि किसी बैंक के कार्यालय कलकत्ता व बम्बई के साथ साथ एक से अधिक राज्यों में स्थापित हैं तो उनकी प्रदत्त पूंजी और रक्षित कोष 10 लाख रुपए होने चाहिए। विदेशी बैंक द्वारा भारत में शाखाएं स्थापित करने के संबंध में ये प्रावधान है कि यदि वह भारत में अन्य स्थानों पर शाखाएं स्थापित करता है तो उसकी न्यूनतम पूंजी व रक्षित कोष 15 लाख से कम नहीं होने चाहिए और यदि वह कोलकाता व बम्बई में अपनी शाखा स्थापित करता है तो उसकी प्रदत्त पूंजी और राशि 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ये पूंजी के संबंध में उस समय प्रावधान थे और इसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं। अगला बिंदु है लाभांश वितरण के संबंध में। अधिनियम में वर्णित है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी पूंजीगत खर्चों को लाभों में से अपलिखित किए बिना लाभांश का वितरण नहीं कर सकती।
अगला बिंदु है संचित कोष के बारे में। अधिनियम के अंतर्गत वर्णित है कि प्रत्येक बैंक को प्रतिवर्ष अपने शुद्ध लाभ के 20% भाग को संचित कोष में जमा करना होगा। अगला बिंदु है नकद कोष के बारे में। अनुसूचित बैंकों के नकद कोषों के संबंध में रिजर्व बैंक अधिनियम में व्यवस्था की गई है और बैंकिंग अधिनियम में गैर अनुसूचित बैंकों के नकद कोषों के संबंध में प्रावधान है। इसके अनुसार गैर अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल मांग एवं सावधि जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत, जो उस समय 15% था, रिजर्व बैंक आरक्षित कोष के रूप में रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या अन्य किसी नोटिफाइड बैंक के पास रखना होगा। अगला बिंदु है न्यूनतम तरल अनुपात। बैंकिंग अधिनियम में वर्णित है कि बैंकिंग कंपनी को अपने कुल दायित्वों का 30% तरल रूप में, नकद रूप में रखना पड़ेगा। इस परसेंटेज में भी समय समय पर परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में इन सब की दरें जो है वो मैं आगे बताऊंगी कि किस प्रकार से ये प्रतिशत दरें जो है वो परिवर्तित हुई हैं। अगला बिंदु है ऋणों पर प्रतिबंध। इस अधिनियम की धारा 20 में बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लेख है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य ऐसी संस्थाओं को ऋण देने पर प्रतिबंध लगाना है जिनमें बैंक के संचालकों का हित निहित हो। अगला बिंदु है लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में। बैंकिंग कंपनी को रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना होगा और उस लाइसेंस को लेने के बाद ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। रिजर्व बैंक किसी भी संस्था को लाइसेंस के लिए मना कर सकता है। अगर रिजर्व बैंक मना कर देता है तो वह संस्था व्यवसाय चालू नहीं रख सकती। लाइसेंस देने से पूर्व रिजर्व बैंक निम्न 3 बातों को देखता है: बैंक की जमा धन राशि को लौटाने की क्षमता, बैंक के क्रियाकलाप जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध तो नहीं है, और यदि विदेशी बैंक है तो रिजर्व बैंक इस तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि उस देश में जिसका ये बैंक है, भारतीय बैंकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं किया गया है। इन बातों से संतुष्ट होने पर ही रिजर्व बैंक लाइसेंस प्रदान करता है। यदि कोई बैंकिंग कंपनी इन प्रावधानों को पूरा नहीं करती तो रिजर्व बैंक उसके लाइसेंस को निरस्त कर सकता है। अगला बिंदु है शाखा विस्तार के बारे में। भारत में कार्यरत सभी बैंकों को अपनी शाखाओं को विस्तार करने या शाखा कार्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। अगला बिंदु है बैंकिंग संस्थाओं का निरीक्षण। रिजर्व बैंक को बैंकिंग संस्थाओं के निरीक्षण का व्यापक अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक अपनी इच्छा से अथवा केंद्रीय सरकार के आदेश पर किसी भी बैंक की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है, किसी भी बैंक के अकाउंट्स का निरीक्षण कर सकता है। बैंक के अधिकारियों का यह दायित्व है कि रिजर्व बैंक द्वारा मांगी गई समस्त सूचनाएं उपलब्ध करवाएं। अगला बिंदु है निर्देश प्रदान करने का अधिकार। रिजर्व बैंक जनहित में या विशिष्ट बैंकिंग कंपनियों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए बैंकिंग कंपनी की प्रबंध व्यवस्था में सुधार के लिए विशिष्ट बैंक को या सभी बैंकों को निर्देश दे सकता है। इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगला बिंदु है बैंकों का एकीकरण। इस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक बैंकों के एकीकरण की व्यवस्था है, जिसके अनुसार इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं, जिसके अनुसार रिजर्व बैंक किसी भी बैंकिंग कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर केंद्रीय बैंक को भुगतान स्थगन के लिए सिफारिश कर सकता है और सरकार उस बैंक के लिए विलंब काल घोषित कर सकती है। रिजर्व बैंक संबंधित बैंक के एकीकरण की योजना के संबंध में कोई सुझाव देता है तो उन्हें सम्मिलित करते हुए योजना सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी जाती है। सरकार की स्वीकृति के बाद ही योजना संबंधित बैंकिंग कंपनियों पर लागू हो जाती है। अगला बिंदु है वार्षिक लेखे एवं उनका अंकेक्षण। भारतीय बैंकिंग अधिनियम में बैंकों के वार्षिक लेखों और उनके अंकेक्षण के संबंध में भी प्रावधान है। प्रत्येक बैंक को अपने अंतिम खाते अधिनियम की
तृतीय अनुसूची के अनुसार कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन तैयार करने होते हैं। ये खाते भारतीय बैंकों को अपने सभी व्यवहारों के संबंध में एवं विदेशी बैंकों को भारत में स्थित शाखाओं के सभी व्यवहारों के लिए तैयार करने होते हैं। अगला बिंदु है व्यवसाय का स्थगन एवं समापन। इस अधिनियम में ये वर्णित है कि बैंकों के व्यवसाय को स्थगित व समापित करने का न्याय क्षेत्र उच्च न्यायालय में निहित किया गया है। उच्च न्यायालय को आवेदक बैंक को 6 माह की अस्थायी अवधि के लिए भुगतान विलंब काल स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय किसी भी बैंक के समापन का आदेश दे सकता है यदि वह बैंकिंग कंपनी अपने दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम नहीं रहे या असमर्थ रहती है। तो यदि बैंकिंग कंपनी अपने किसी कार्यालय पर जमाकर्ताओं को मांग के 2 दिन तक भुगतान करने में असमर्थ है, और यदि बैंकिंग कंपनी अपने कार्यालय पर जमाकर्ताओं की मांग के 5 दिन की अवधि में भुगतान करने में असमर्थ रहती है, तो उसे समाप्त करने का आदेश दिया जा सकता है। साथ ही यदि रिजर्व बैंक बैंकिंग कंपनी के निरीक्षण के समय उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, तो वह धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार से उस बैंक के समापन के लिए निर्देश प्राप्त कर लेता है। तो वह उच्च न्यायालय में समापन के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। यदि कोई बैंक बैंकिंग विधान का बार बार उल्लंघन करता है, तो रिजर्व बैंक संबंधित बैंक के समापन के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो ये व्यवस्था भी इस अधिनियम में की गई है। साथ ही बैंक के निस्तारण की व्यवस्था, अगले बिंदु में हम देखते हैं बैंकों के निस्तारण की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के निस्तारण का आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय उच्च आधारों पर रिजर्व बैंक को बैंक का निस्तारक नियुक्त कर सकता है। बैंकिंग कंपनी के निस्तारण के संबंध में कंपनी अधिनियम भी प्रभावी होता है। इस अधिनियम में व्यवस्था है कि बैंकिंग कंपनी जिसे लाइसेंस प्राप्त है ऐच्छिक समापन तब तक नहीं कर सकेगी जब तक कि रिजर्व बैंक लिखित में इस आशय का प्रमाण पत्र न दे दे। ये कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं हैं जो अधिनियम में वर्णित हैं। कुछ निषिद्ध कार्य भी हैं जो इस अधिनियम में अवैधानिक बताए गए हैं, जैसे प्रदर्शन एवं ऐसा कोई कार्य जिससे बैंक के काम में बाधा पड़े, बैंक के भवन में किसी कर्मचारी को कार्य पर जाने से रोकना, तथा ऐसा कोई भी कार्य जिससे बैंक के जमाकर्ताओं के विश्वास को ठेस लगे, उन कार्यों को करने पर प्रतिबंध है। भारत सरकार बैंकिंग के संबंध में कोई भी नियम बना सकती है। तो ये इसमें व्यवस्थाएं बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत की गई हैं। समय समय पर बैंकिंग अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में नाम में परिवर्तन, लाइसेंस प्राप्त करना, बैंक, नकद कोष की व्यवस्था, तरल कोष, ऋण नियंत्रण, शाखा विस्तार, विनियोग, निरीक्षण, इन सब व्यवस्थाओं में समय समय पर संशोधन किए गए हैं, और उन संशोधनों के पश्चात इनमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान में जो बैंक से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ इस प्रकार हैं। वर्तमान में बैंक दर जो है वो 4.665% है। 4.65% जो है वो बैंक दर है। रेपो रेट 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। नकद कोषानुपात 3% है, और वैधानिक तरल कोषानुपात 18.5% है। पहले जब ये अधिनियम बना था उस समय अलग दरें थीं, फिर उनमें धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया गया, और उस परिवर्तन के पश्चात वर्तमान में जो मैंने अभी बताई हैं ये विभिन्न दरें हैं जो बैंकिंग अधिनियम में संशोधन करके उसमें समय समय पर सम्मिलित की गई हैं। तो ये संक्षिप्त में भारतीय बैंकिंग अधिनियम में
जो बैंकों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में थोड़ी संक्षिप्त में मैंने आपको ये जानकारी प्रदान की है। धन्यवाद।